ये कौन सा ग्राफ बनाना है? xt। xt इज डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में ये कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं? NCERT 3.3। ओके, a woman starts from home at 9 o'clock and reach back home slightly after 5 o'clock। 5 बजे के बाद 5:30 6 ऐसा पहुंच जाएगी। तो टाइम का रेंज कहां से कहां तक है? 9 AM से लेके 6 PM। ये तो 9 के बाद 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 9 आवर्स। तो जो हमको हमारी जो टाइम एक्सेस है उसके हम 9 पार्ट कम से कम कर रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? स्केल फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम स्केल में हमने कहां से स्टार्ट करना है? ये वाला पॉइंट हम क्या लेंगे? 9। और लास्ट वाला पॉइंट क्या लेंगे? 6 PM। दिस इज 9 AM। उसके बाद यहां से लेते जाओ 10, 11, 12, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 5 और उसके बाद 6। इस तरह से हमने बना लिया 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 PM। ये टाइम। तो टाइम किस तरह से डिवाइड करना है ये समझ आ गया। अब मुझे बताइए x की लिमिट्स क्या रखनी है? वो अपने घर से स्टार्ट करती है और ऑफिस तक जाएगी। ऑफिस में जाके फिर वो वापस आती है। The woman starts from home at 9 o'clock, reach the office and then comes back at 5 o'clock। तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस उसका कितना होगा? जितना उसका ऑफिस का डिस्टेंस है। और ऑफिस कितनी दूर है? 2.5 किलोमीटर अवे। तो डिस्प्लेसमेंट उसका अपने घर से मैक्सिमम कितना होगा? 2.5। इसलिए ये वाली जो स्केल है इस पर हम क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट या x। हमको मालूम है कि उसका x 2.5 से ज्यादा होने वाला नहीं, तो हम इस स्केल पर ज्यादा से ज्यादा 3 तक मान लेंगे ताकि हमारा जो ग्राफ बनेगा 2.5 तक या कितना भी उसके अंदर रहेगा। तो यहां से हमने लिया 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर और इधर क्या बन गया? 6 PM। अब हमने ये इंश्योर कर लिया कि हमने ग्राफ की लिमिट के अंदर अपने स्केल मान लिए। समझ आ गई बात? तो पहली चीज आप हमेशा ये किया करेंगे, फाइंड द सूटेबल स्केल्स। ये होता है हमने स्केल बना लिए। अब इसके बाद शुरू करते हैं उसके अलग अलग पॉइंट जो हम जानते हैं। तो इसके सेंटेंस हम पढ़ते हैं। A woman starts from her home at 9 AM। 9 AM को वो कहां पर थी? होम। होम को ही हम क्या मान लेते हैं? ओरिजिन। तो 9 AM और ओरिजिन, ये दो चीजें पता लगी। डिस्प्लेसमेंट कितना है 9 AM में? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 9 AM। ये दो फिजिकल क्वांटिटी वाला पॉइंट कहां? तो आंसर है यहां। ये डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 9 AM। तो ये एक पॉइंट हमने क्रॉस किया। इसके बाद हमें दिया गया है ओके, walks with a speed of 5 km/h on a straight road to her office which is 2.5 किलोमीटर अवे। अब ये 2.5 किलोमीटर अवे पहुंचती है। हमको मालूम है कि ये 2 है, ये 3 है, तो 2.5 किलोमीटर इस हाइट पर आएगा। लेकिन जब तक टाइम नहीं मालूम होगा तब तक हमको दूसरा पॉइंट नहीं मालूम पड़ेगा। तो हम टाइम क्वेश्चन में ढूंढते हैं, लेकिन क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया है, इसमें क्या दिया है? स्पीड।
5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और ऑफिस उसका 2.5 किलोमीटर दूर है। तो इसमें हम अपना इक्वेशन लगाते हैं, कौन सा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उससे हमने टाइम निकाला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 2.5 किलोमीटर और उसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर, यस 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये कैंसलेशन हुआ एंड दिस बिकम हाफ आवर, हाफ आवर। हाफ आवर 9 बजे घर से स्टार्ट किया तो हाफ आवर बाद टाइम कितना हो गया 9.5। 9.5 यहाँ होता है 9.5। इस 9.5 में उसकी पोजीशन कहाँ चली गई? 2.5 ऑफिस 2.5, तो 9 इधर, ये 9 और 2.5 इधर। तो ये वाला क्रॉस पॉइंट हमको मिला। ये पॉइंट क्या दिखाता है 9:30 पर, 9.5 पर पोजीशन क्या है 2.5, इसलिए ये सेकेंड पॉइंट। ओके, उसके बाद लिखा है स्टे एट द ऑफिस अप टू 5 PM। अब ये वहां से इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। अगर ये 2.5 किलोमीटर पर है घर से 9.5, तो 10 बजे भी कहां है अपने ऑफिस में, उसका डिस्प्लेसमेंट सेम, पोजीशन सेम है। 12 बजे भी उसकी पोजीशन सेम है, 2 बजे भी पोजीशन सेम है, 5 बजे तक ऑफिस में काम करते तक पोजीशन उसकी सेम। सेम पोजीशन मतलब सेम हाइट, क्योंकि पोजीशन को किससे बता रहे हैं हाइट से। तो 5 बजे तक सारे पॉइंट हमको कहां मिलेंगे सेम हाइट पर मिलेंगे। ये सब पॉइंट क्या दिखाते हैं 2.5 किलोमीटर और टाइम 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ये बात समझ में आई? ये सब पॉइंट क्या बताते हैं कि हर टाइम पर उसका पोजीशन क्या था 2.5, क्योंकि वो ऑफिस में थी। उसके बाद वो ऑफिस से निकली, रिटर्न होम बाय ऑटो विद ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। फिर हमको टाइम नहीं दिया गया, 5 बजे के बाद उसकी स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस घर का कितना है 2.5। फिर से हमने क्या निकाला टाइम। ये कौन सा टाइम है रिटर्न का, तो ये टाइम कितना लगा 1/5 आवर, 1/5 आवर लगा। तो यहां से 5 और 6 के बीच में अप्रोक्सीमेटली हमने इसका 5वां हिस्सा ले लिया। ये तो ये हो गया दिस 5 and 1/5, ये इसका टाइम आ गया। अब इस टाइम पर इसकी पोजीशन बताइए। 5:06 पर उसकी पोजीशन कहां है? घर पे पहुंच गई। ओरिजिन कहां है? घर। तो घर पे ओरिजिन है और घर पर पहुंच गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। घर से उसका डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि वो घर पे आ गई। और 0 डिस्प्लेसमेंट की हाइट कितनी होगी? 0। तो 0 हाइट हमको देनी है, टाइम क्या देना है 5/5। ये रहा 5/5 और हाइट 0 मतलब यहीं पर ये हमको अपना पॉइंट मिला। ठीक है, इसके बाद और कोई चीज नहीं दी गई है। सो अवर जॉब इज कंप्लीट। हमने सारे पॉइंट पता लगा लिए। तो जिस सीरियल में पॉइंट पता लगाए उसी सीरियल में उनको मिलाते चले जाते। तो पहले यहां से स्टार्ट किया था, सो दिस विल गो लाइक दिस, और यहां से फिर ये ऐसे जाएगा और यहां से फिर ये इस तरह से। ये जो लाइन बनी 1, 2, 3, दिस इज द ग्राफ, XT ग्राफ ऑफ दैट लेडीज मोशन। समझ आया? Yes, sir. तो ये हम बन गया सुटेबल स्केल एंड प्लॉट द XT ग्राफ फॉर हर मोशन। ये बन तरीका समझ आ गया? सर स्केल लिखेंगे,
नो, सुटेबल स्केल का ये मतलब है कि आपने एक्स एक्सिस में उसका पूरा टाइम जमा लिया कि नहीं, वाई एक्सिस में पूरा डिस्टेंस जमाया कि नहीं। अगर आपने वाई एक्सिस ऐसा लिया कि यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर, तो ढाई कहाँ लोगे, तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। या आपने क्या किया, यहाँ से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो 5 यहाँ लिया तो 2.5 तो यहीं आ जाएगा, तो आपका ग्राफ इतने में ही सिमट जाएगा। यस सर। इसलिए सूटेबल का मतलब क्या होता है कि ग्राफ को थोड़ा सा साइज भी मिलना चाहिए ताकि उसकी शक्ल हमको दिखे। दूसरा, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि पन्ने के बाहर निकल जाए, उसको सूटेबल बोलते हैं, ठीक है। तो जब हमारे स्केल बहुत छोटे हो रहे होते हैं तो ग्राफ एकदम छोटा बन जाएगा, तो हम स्केल थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग लेते हैं 3.4। 3.4 बनाया पहले, आपने बनाया है, ओके। 3.4 पढ़िए और उसे बनाइए। 3.4 से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है, ए ड्रंकर्ड मूव्स 5 steps forward and 3 steps backward, and he falls in a lake which is 13 meter away. How much time it takes? Make it by the graph. लेकिन ग्राफ के लिए हमको पॉइंट के लिए दोनों चीजें चाहिए, दोनों क्वांटिटी का रिलेशन चाहिए, और उसके लिए हमको टेबल चाहिए। सो वी विल मेक ए टेबल। तो जब भी आपको ग्राफ बनाना हो, टेबल बनाने से परहेज मत करिए। शॉर्टकट मनी मन सोच के बनाना बड़ा मुश्किल है, हम लोगों के लिए फिर भी आसान है। आप लोग बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, उस पर मार्क्स डिपेंड करते हैं, गलती हो जाती है। और पिछली चीज कोई भूल गए, कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गई तो बहुत गड़बड़ होगी। इसलिए जो दो क्वांटिटीज हैं उनका टेबल बना लीजिए, टेबुलेट करिए। इसमें हमारी दो क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, टाइम और पोजीशन। वो ड्रंकर्ड शुरू करता है 0 टाइम से, 0 उसके बाद वो 5 कदम आगे चलता है, डिस्प्लेसमेंट 5, 3 कदम पीछे आता है, फिर 5 स्टेप्स आगे बढ़ेगा, फिर 3 कदम पीछे आएगा, फिर 5 स्टेप आगे बढ़ेगा, फिर 3 कदम पीछे आएगा, फिर 5 आगे बढ़ेगा, फिर 3 पीछे आएगा, उसके बाद 5 आगे बढ़ेगा और 3 पीछे आएगा, फिर 3 पीछे आएगा। ये लेकिन जिस नाली में गिरता है वो कितनी दूर है, 13, इसलिए 13 पे जाएगा, वहां गिर जाएगा, तो उसके बाद उसको वापस आना नहीं है। अब इस सब के अनुसार टाइम, अगर वो फॉरवर्ड स्टेप लेता है तो भी उसका 1 सेकेंड जाएगा, बैकवर्ड स्टेप लेगा तो भी 1 सेकेंड जाएगा, तो टाइम हमेशा ऐड होता चला जाएगा। सो दिस विल बी 5 + 3 8 and 5 13, 3 16, 5 21, 3 24, 5 29, 3 32, 5 37 and 3 40। अब देखिए टाइम कहां से कहां तक आ रहा है, 40। डिस्प्लेसमेंट कहां तक जा रहा है, 13, मैक्सिमम 30। तो हम जो स्केल चूज करेंगे उस स्केल में डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट हमें 13 लेना चाहिए, तो थोड़ा सा ज्यादा करके 14 15 ऐसा कुछ भी ले लीजिए। सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये है 13 की लाइन। जैसे ही उसका डिस्प्लेसमेंट इस लाइन को क्रॉस करेगा हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि 13 मीटर पे ट्रेंच है, उसमें वो गिर जाएगा। यहां से टाइम हमको कितना लेना है, 40। तो 40 के अनुसार हम यहाँ पर इसको बांट लेंगे और 40 लाइन्स हमें लगानी है, तो सेंटर में कितना आएगा, 20। दिस इज 40, नाउ दिस इज 10, दिस इज 30।
बस इसके अनुसार फिर आप बांट लेंगे इसको। ओके, तो जब आपको क्वांटिटीज का पता लग जाता है तब स्केल बनाइए, अदरवाइज या तो बहुत छोटा हो जाएगा या बहुत बड़ा हो जाएगा। ये हमारे स्केल बन गए। अब फटाफट शुरू कर देते हैं। इधर इधर से जोड़ी बनाना, 0 0 यहाँ पर, दूसरा 5 5, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 5, this is 5, this is 5, then 8 2, this is 8 and this is 2, then 13 7, 13 and 7, then 16 4, 16 and 4, 4 16, 4 16, after that 21 9, 21 and 9। आप चाहे तो उसमें लिख भी सकते हैं इस तरह से, दिस इज अलाउड। 21 9, 24 6, 24 और 6, फिर उसके बाद 29 11, 29 11, and then 32 8, 32 32 और इधर से आया 8, ये पॉइंट आ गया। then 37 13, 37 और 37 में 13 में वो ट्रेंच में गिर जाएगा, इसलिए अगला 10 वाला पॉइंट हम नहीं बनाएंगे। ठीक है? Yes, sir. सो ग्राफ सीरियली लेना है, पहले के बाद दूसरा तीसरा। ये इसका ग्राफ बना। सो ए ड्रंकर्ड मूव्स 5 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप बैकवर्ड एंड देयर इज ए ट्रेंच एट 13 मीटर अवे। ही फॉल्स इन द ट्रेंच व्हेन, ये हमने बनाया, he falls in the trench at 37 सेकंड। ये वाला 3.4 था। Sir, zigzag graph. VT ग्राफ फॉर बाउंसिंग बॉल। इसका ये मतलब है कि यहां से हमने एक बॉल को छोड़ा, वो नीचे गिरी, बाउंस होके फिर ऊपर उछली। जब वो ऊपर उछलती है वहां से तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। इस चीज का क्या सबूत है? सबूत ये है कि अगर हम उसको यहाँ 200 सेंटीमीटर से छोड़ते हैं तो उछलने के बाद वो 200 तक वापस नहीं आती, 180 तक आती, फिर रुक जाती, फिर नीचे गिरती है, उसके बाद जब वो वापस आती है तो 160 तक वापस आती है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब वो ग्राउंड पर गिरती है उसकी स्पीड होती है 10 और जब वापस उछलती है तो उसकी स्पीड है 9 या 8, स्पीड उसकी कम हो जाती है। लेट अस से हर बाउंस में उसकी स्पीड 10% कम हो जाती है। तो हमारा क्वेश्चन बना, ए बॉल इज बाउंसिंग एंड विद एवरी बाउंस द स्पीड डिक्रीज बाय 10%, मेक द ग्राफ ऑफ ए बाउंसिंग बॉल। ये पुराने जमाने में कंपटीशन में आया था एग्जाम में, और तब से फिर स्कूल में भी इसको ले लिया गया है। एंड दिस इज सपोज टू बी वेरी गुड फॉर अवर इमेजिनेशन। तो शुरू करते हैं इसको टाइम से। 0 में हमने बॉल को छोड़ा तो उसकी स्पीड बताइए। स्पीड कम हो जाती है। हैं? स्पीड कम क्यों हो जाती है? टकराने से। हाँ, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के कारण। कोई भी चीज 100% इलास्टिक नहीं होती, तो उसमें थोड़ा सा एनर्जी का लॉस हो जाता है। इलास्टिसिटी के चैप्टर में, वर्क के चैप्टर में हम लोग उसको पढ़ेंगे कि कोलिजन में स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, एनर्जी लॉस हो जाती है इसलिए। ओके, फिर से शुरू करते हैं ग्राफ को कि जब हम हाथ से बॉल को छोड़ते हैं, यहां से हमारी घड़ी स्टार्ट होती है, टाइम इज इक्वल टू 0, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? हाथ से छोड़ा 0, शुरू की वेलोसिटी क्या है? 0। जिस समय हमारे हाथ से छूटा तो हमने उसका टेबल बनाया। T और V,
0 0, उसको नीचे पहुंचने में कुछ टाइम लगा, लेट अस से टाइम उसको लगा t टाइम पर वो जब नीचे पहुंच गई तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई एक्सेलरेशन होने के कारण, और उसकी वेलोसिटी हो गई v। तो दूसरा पॉइंट हमको कैसा मिलेगा, टाइम t और वेलोसिटी कैसी लेंगे v। अब ये बताइए कि ये वेलोसिटी का साइन क्या होगा, बॉल नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो नीचे क्या साइन लेंगे हम, नेगेटिव। तो t टाइम में ग्राउंड से टकराने के जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कैसी है, माइनस v। दूसरा हो गया। फिर ये ग्राउंड पे टकरा के तुरंत वापस उछलती है, जब ये वापस उछलती है तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है और वो वेलोसिटी हो जाती है 0.9 v। किस वेलोसिटी से टकराया था, v से, थोड़ी सी कम हो गई, हमने माना 0.9 v, ये उसकी वेलोसिटी। अब इसका साइन बताइए, टकराने के बाद ऊपर आ रही है तो उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। सो दिस इज प्लस। टाइम क्या है उस समय, वही टाइम है t, क्योंकि ये टकराई -v से और 0.9 से उछली एक ही इंस्टेंट। उसके बाद ये ऊपर आने लगी, ऊपर आते 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 यहां तक पहुंची, नीचे जाने में कितना टाइम लिया था इसमें, t, तो ऊपर आने में इसने टाइम लिया 0.9 t। ये ठीक है, या हम ये मान लेते हैं कि ऊपर आने में भी इसने t टाइम लिया, क्योंकि डिस्टेंस भी कम हो गया तो वेलोसिटी भी कम हो गई। ओके, t टाइम, इस t टाइम में ये सबसे ऊपर पहुंच गई, सॉरी, तो यहां से यहां तक कितना टाइम बीत चुका है, t। फिर ऊपर उछलने में टाइम t लगा, तो 0 से अब ये टाइम कितना हो गया, t नीचे जाने में और t ऊपर आने में 2t। तो जब टाइम 2t हो जाता है तो ये बॉल कहां पर है, ऊपर, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 से चली, ग्राउंड पे पहुंची, v वेलोसिटी, वापस उछली 0.9 v और उछल के ऊपर आ गई, वेलोसिटी क्या हो गई, 0 टाइम से चली, t टाइम पर ग्राउंड पे पहुंची और फिर वापस उछली, t टाइम पे ऊपर आ गई, वेलोसिटी फिर से 0। अब फिर नीचे गिरी, बाउंस हो रही है ना, अगले बाउंस में फिर नीचे गिरी, ग्राउंड पर पहुंची, टाइम कितना हो गया, 3t। वेलोसिटी कितनी हो गई, जिस वेलोसिटी से ये उछली थी नीचे पहुंचेगी वापस, फिर सेम वेलोसिटी हो जाएगी, 0.9 भी साइन माइनस सेम आएगी। हाँ, अब ये बाउंस हुई, जैसे ही बाउंस हुई इसकी वेलोसिटी कैसी हो गई, प्लस, और इससे थोड़ी सी कम 0.8 v, टाइम वही चल रहा उसी इंस्टेंट पे। अब ये ऊपर आई तो टाइम कितना हो गया, 40 टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0, ऊपर आ गई। ये कौन सा पॉइंट है, ऊपर, ये वाला नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे गिरेगी, और अब ये नीचे जाएगी तो इसकी वेलोसिटी अब कितने होने वाली है, -0.8 v। टाइम 5 नीचे गिरा। अब उसी 5t पर ये वापस उछली, कितनी हो गई, 0.7 v, और ऊपर उछल के फिर से 1t टाइम खर्च हो गया, 60, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत हो गई।
इसका ग्राफ आप बना सकते हैं क्या? थोड़ा बना के दिखाइए, 2 मिनट टाइम है। ओके, ये देखिए बाउंसिंग बॉल, ये हमने इसका ग्राफ बनाया। शुरू में उसकी वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर टॉप है, ये ग्राउंड पे पहुंची, ग्राउंड, और ये बाउंस हुई। बाउंस होने से वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो गई सेम टाइम पे, लेकिन डायरेक्शन इसकी माइनस से प्लस हो गई। फिर जब ये ऊपर आई तो 1 t टाइम और बीत गया और इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ये कौन सी पोजीशन है? टॉप। फिर यहां से नीचे गई तो इसकी वेलोसिटी माइनस हो गई और ये कौन सी पोजीशन है? ग्राउंड, गोइंग डाउनवर्ड। टाइम 1 t और बीत गया। फिर उसी t पर ये पलट गई, बाउंस हुई, तो ये इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो गई और अभी भी कहां पर है? ये ग्राउंड पर। उसके बाद इसी तरह से ये बढ़ते गया, ये आ गया टॉप, ये दोनों ग्राउंड। अब जब हम इसका ग्राफ बनाने जाते हैं तो यहाँ पर टाइम इंटरवल तो t और t ले लेते हैं, 3, 4, 5, 6, ये हमने t ले लिए। शुरू में 0, 0, ये 0, 0, ये पॉइंट। उसके बाद t टाइम पे -v, इसमें हमने ये किया कि प्लस की तरफ ये ले लिया +v और इतना ही दूर नीचे की तरफ ले लिया और इसका कोऑर्डिनेट बना दिया -v। तो 0 से स्टार्ट हुई, t टाइम के बाद -v, t टाइम के बाद -v, ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पर और ये हमारा ग्राफ। ठीक इसी टाइम पे अगला पॉइंट है +0.9। तो इधर देखिए इस टाइम पर +0.9 यहां पर आएगा, 0.9 यहां, ये आ गया, ये इसका अगला पॉइंट है। तो यहां से यहां तक इसने ट्रेवल नहीं किया, सीधी लाइन है, वी मेक इट लाइक दिस। इसके बाद फिर से 2t पर 0 है, तो ये 1t है और ये 2t, 3t, 4t। 2t पर 0, 2t टाइम हाइट 0, ये पॉइंट आ गया, तो ये बना। उसके बाद 3t पे -0.9, ये 3t माइनस इधर है, ये v है और इससे थोड़ा सा ऊपर 0.9 v है, ये पॉइंट मिला, ये अगला पॉइंट। तो इससे अगला पॉइंट मिला दिया, ये बना। फिर उसी 3t पे +0.8 है, इसी 3t पे हम चले गए +0.8, ये 0.9 था, ये 0.8 है, तो यहां से यहां पहुंचे और यहां से 4t 0, 4t पे 0, 4t पे 0, 5t पे -0.8, ये -0.8 यहां आ जाएगा। सो दिस विल बी लाइक दिस। इस तरह से हम देखते हैं ये ग्राफ ऐसा चलता जाए। This is ग्राफ फॉर बाउंसिंग बॉल। ये लाइनें छोटी होती जाएंगी, ठीक है? ओके, तो कभी कभार अभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, इसमें अब ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर हो गया है कि ये आपके 3.19 उसमें इस क्वेश्चन को किस तरह से दिया गया है। उन्होंने ये ग्राफ बना के दिया है और ग्राफ बना के दिया है और पूछा है सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। इस ग्राफ की क्या सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण ये ग्राफ बना। तो आप पहचान लो कि ये ग्राफ किस कारण से बना, ए बाउंसिंग बॉल।
एक बॉल नीचे ग्राउंड पे जाती है, फिर उछलती है, फिर जाती है, फिर उछलती है, और उसका ये कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। ये उसका वीटी ग्राफ बनेगा बाउंसिंग बॉल। ऐसे ही इन्होंने दूसरे ग्राफ भी दिए हैं और आपको उसकी सिचुएशन बतानी है। जैसे ये पार्ट बी था इसका। पार्ट ए में इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सम है, वो ग्राफ इन्होंने दिया है। ये जो ग्राफ है इसकी कोई स्टोरी सिचुएशन ये आपको बतानी है कि किस सिचुएशन में ऐसा ग्राफ बनेगा। सोचिए, दिस ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो पहले डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? पॉजिटिव प्लस, और फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0। फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? माइनस। फिर डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है? माइनस। बताइए क्या हो रहा है? सर कोई कार है जो चली कार, बताइए कार क्या हुआ? सर पहले आगे बढ़ा, फिर पीछे गया, फिर रुक गया। वेरी गुड, ठीक तो है। पहले क्या था? 0। 0 से किधर गया? वो आगे, टाइम बीता और वो आगे गया। फिर वहां से अपनी पोजीशन पर वापस आया, वापस आके फिर वो पीछे गया और वहां पीछे जाके खड़ा हो गया। तो ऐसी और भी आप कोई भी सिचुएशन बता सकते हो। जैसे कैरम बोर्ड में हमने स्ट्राइकर रखा, स्ट्राइकर को आगे मारा, गया, रिबाउंड हुआ, रिबाउंड होके अपनी पुरानी पोजीशन से भी पीछे गया और वहां खड़ा हो गया। तो उसका एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा? टाइम बीतते जा रहा है, टाइम के अनुसार पहले वो किधर गया? प्लस, टाइम बीता प्लस, फिर थोड़ा टाइम बीता वापस आ गया, फिर थोड़ा टाइम बीता पीछे चला गया और उसके बाद वहां पर खड़ा हो गया। टाइम बीत रहा है और वो पीछे खड़ा है। दिस इज द स्टोरी। इस तरह से आपको स्टोरी को ग्राफ के साथ रिलेट करना और ग्राफ को देख के कोई स्टोरी बनाना, ये दोनों चीज आनी चाहिए। इसमें एक और ग्राफ दिया है, एटी ग्राफ। सर यहाँ पर टाइम नेगेटिव है, टाइम नेगेटिव है कि वेलोसिटी नेगेटिव है? इसमें वेलोसिटी नहीं है। ये क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। और ये टाइम। इन्होंने 0 नहीं दिया है, नहीं दिया है। ये स्लोप, हाँ, इसको क्या करना है? सर नहीं सर, वो पहले वाला स्लोप जो आपका है, ये स्लोप, हाँ, क्या करना है? उसके पहले वाला सर, वो स्लोप है कि सर? ये स्ट्रेट है, नहीं। तो स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है? द बॉडी इज एट रेस्ट। थोड़ी देर तक रेस्ट पे है, उसके बाद वो आगे बढ़ी, वापस आई, पीछे गई और वहां पर जाकर खड़ी हुई। अच्छा सर, यदि हम लोग ऑरिजिन को 0 टाइम लिए तब तो वो पीछे से आता है, तो टाइम तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ 0 मान लो टाइम, हमारी मर्जी है कहाँ मानते हैं, ठीक है। सो दैट इज नॉट द इशू, क्योंकि 0 कहीं लिखा ही नहीं है इसमें कि 0 कहाँ लेना है, ठीक। सिर्फ ये बताया गया कि जब टाइम बढ़ता है तो डिस्प्लेसमेंट उसका एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार नेगेटिव, और 0 कहीं नहीं लिखा है, वैल्यू कोई कहीं नहीं लिखी, इसलिए हमको खाली जी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है और ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। सर t इक्वल्स टू 0 ओरिजिन नहीं मानो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे हमने पहले ग्राफ बनाया था तो ओरिजिन में t कितना लिया? 9 बजे से 9 बजे। तो अगर उसमें कोई पॉइंट 8 बजे का होता तो किधर बनता हो? उसके पीछे, हाँ, इधर पीछे बनता, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज देखिए, एक ग्राफ है, ये वाला ग्राफ 80 ग्राफ,
A is for acceleration and this is T, और ये ग्राफ है ऐसे ऐसे। ये ग्राफ बताइए हैं? सर कोई बॉडी पहले रेस्ट में था, फिर मोशन उसका मतलब एक्सीलरेशन हुआ, फिर वो कुछ टाइम के बाद रिटार्ड हुआ, उसके बाद रेस्ट में। सर वो कर्व पॉइंट पहुंचने पर वो थोड़ी रेस्ट पे नहीं, बस इतना याद रखिए कि ये जो टाइम है, इस टाइम पे इसके पास क्या है? एक्सीलरेशन। यहाँ पर क्या है? जीरो एक्सीलरेशन। यहाँ पर भी क्या है? जीरो एक्सीलरेशन। एंड दिस इज ए वेरी स्मॉल टाइम, इस स्मॉल टाइम में इसके पास एक्सीलरेशन है। इसका एग्जांपल बताइए, इसका एग्जांपल बताइए। कार जैसे नहीं, इससे बाउंसिंग बॉल नहीं, बाउंसिंग बॉल में एक्सीलरेशन तो हमेशा रहता है, जी उस पर हमेशा काम करते रहता है, हमेशा उसका एक्सीलरेशन 9.8 रहता है। तो बाउंसिंग बॉल में एक्सीलरेशन का ग्राफ अगर हम बनाते हैं, एक्सीलरेशन टाइम, तो ये ग्राफ दिस इज हाउ मच? 9.8। सर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, फिर वो थोड़ी देर बाद फोर्स लगने के बाद एक्सीलरेट हुई, और फिर फोर्स जब घटते गया तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने लगी। हाँ, तो ऐसा एग्जांपल बताइए। Anyway, कोई भी कहानी सोच सकते हैं, जैसे हमको दीवार पर एक नेल लगाना है, तो हैमर लिया और एक्सेलरेट किया, कीले को मारा, उसके बाद उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। बस। तो एक छोटे से टाइम के लिए उसमें एक्सेलरेशन आया। तो ये इंस्टेंटेनियस फोर्स जब हम लगाते हैं किसी भी चीज पर, तो ऐसा ग्राफ करेंगे इंस्टेंटेनियस फोर्स, दैट इज जस्ट स्ट्राइकिंग ए हैमर ऑन द नेल विल गिव दिस। सर इसका स्लोप क्या बताया? इसका स्लोप रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, लेकिन उस क्वांटिटी का अलग से कोई नाम नहीं है। तो कार वाला भी तो सही है सर इसमें शायद, क्या? कि कार पे स्पीड लेता है, अब ये आप मान सकते हो कि कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, फिर उसने एक्सेलरेटर दबाया, स्पीड आई, और फिर एक्सेलरेटर से पैर हटा लिया, फिर से यूनिफॉर्म स्पीड। दैट इज दिस करेक्ट? मतलब एक झटके के साथ एक्सेलरेशन आएगा, फिर से एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, बस। ओके, इनका क्वेश्चन है, a boy is standing in a stationary lift, okay, and he throws a ball upward with maximum initial speed he can, which is equal to 49 meters per second. Okay. How much time does the ball take to return to his hand? 10 seconds. Yes, sir. ये आपने निकाला? Yes, sir. कैसे? इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई सर, 49 मीटर और टॉप पे हो गई, जीरो हो गई, तो सर 5 सेकंड आ गया, और ऊपर जाने में 5 सेकंड, नीचे आने में 5 सेकंड। यहाँ पर लिफ्ट है, लिफ्ट से उसने बॉल ऐसे ऊपर फेंकी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 49 मीटर पर सेकंड, ये यू है, इस पर ए कितना काम कर रहा है? 9.8%। 9.8%। यस, किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड। तो यहाँ लिफ्ट से ये इनिशियल वेलोसिटी उसने ऊपर थ्रो किया, u इज इक्वल टू 49, a इज इक्वल टू माइनस 9.8। हमको क्या निकालना है? सर टाइम टाइम। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड? ओके, तो टाइम हमें निकालना है, और हमको क्या मालूम है? सर v0, v0, तो वो तो ऊपर का हाइट निकलेगा, ऊपर तक का टाइम निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो। इसमें जहां से बॉल गई वहीं उसके हाथ में बॉल वापस आई। यस सर।
तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो ये है S, T, A और U, इनको हमने आपस में सेट किया। S इज इक्वल टू UT plus हाफ टी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू U कितना लेना है? 49 T कट जाएगा सर। माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। इन दोनों में से दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से t को कॉमन निकालिए, कॉमन निकाल के इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बचेगा? 0 इज इक्वल टू 49 माइनस हाफ इंटू 9.8 टी। ये इधर आ जाएगा या उधर चला जाएगा, सो दिस इज हाफ इंटू 9.8 टी इज इक्वल टू 49, सो t इज इक्वल टू 49 into 2 upon 9.8. 10 seconds. This is equal to 10 seconds. तो 10 सेकंड में ये बॉल उसके हाथ में वापस आ जाएगी। तो इसमें एक चीज याद रखिए, एक प्रोसेस जो ये सोच रहे थे कि ये बॉल पहले ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो कुछ टाइम लगेगा, फिर वहां से वो नीचे गिरेगी। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? 0 वेलोसिटी पहुंचने का टाइम, फर्स्ट इक्वेशन लगा के v इज इक्वल टू u माइनस जी। फिर वहां से डिस्टेंस निकालते हैं कि कितना ऊपर पहुंची, फिर उस डिस्टेंस में उतना ही डिस्टेंस जब नीचे गिरेगी तो कितना टाइम लगेगा, फिर उस टाइम को उसमें जोड़ते हैं। 4 स्टेप और अभी एक स्टेप में बनाए। तो जब भी कोई चीज अपनी लोकेशन पर वापस आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 मान लीजिए। दिस विल सॉल्व इन ए शॉर्टकट। ये हमको बहुत जरूरत पड़ेगा, स्पेशली व्हेनेवर वी थ्रो ए बॉल अप एंड इट कम्स बैक। तो यहां से गई और यहीं वापस आई, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। उस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट s को 0 मान के सॉल्यूशन निकालेंगे, तुरंत निकलेगा। इसका जो सेकंड पार्ट है कि अगर वो लिफ्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उठ रही है, जैसे उसकी वेलोसिटी है 10, तो अब ये बॉल उसको 10 सेकंड में वापस आएगी कि जल्दी वापस आएगी कि और ज्यादा देर से वापस आएगी? लिफ्ट उठ रही है ऊपर की तरफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी, तो जल्दी आएगा सर वापस। The lift is moving up with a uniform speed 5 मीटर पर सेकंड। तो बॉल जल्दी वापस आएगी कि देरी से आएगी कि उतने ही टाइम से आएगी? जल्दी उतने टाइम से आएगी। क्यों ऐसा लग रहा है? अच्छा ठीक। और आपको क्या लग रहा है? थोड़ा सा जल्दी आएगा, क्योंकि जब बॉल ऊपर जाके आ रही है तो लिफ्ट ऊपर जा रही है। आपको क्या लगता है? सर उसी टाइम से आएगी। उसी टाइम से आएगी? Yes, क्यों? सर क्योंकि जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर होता जाएगी तो उसकी स्पीड जिस 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लगेगा, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी ना सर। वेरी गुड, दिस इज एग्जैक्ट रीजन। हाथ से उसने बॉल को फेंका, उसके हाथ के रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी है? 49, लेकिन उसका हाथ ऊपर जा रहा है लिफ्ट के कारण 5 की स्पीड से, तो बॉल की हवा में स्पीड कितनी हो गई? 49 प्लस 5 54। तो ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, लिफ्ट थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी। तो 54 के हिसाब से वो टाइम कम हो जाएगा, कम होके 49 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो लिफ्ट की स्पीड है, इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू द बॉडी एज वेल एज टू द बॉल। सो इफ देयर इज a system of lift, a person's body and the ball, this one makes a complete inertial frame. कंप्लीट इनर्शियल फ्रेम। जैसे हम अर्थ पर कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या हम अर्थ की वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं?
अर्थ तो हमेशा चल रही है। जब हम एक बॉल फेंकते हैं तो हम क्यों नहीं सोचते कि अर्थ तो ऐसे चल रही है तो बॉल जल्दी पहुंच जाएगी। हमने एक बॉल को ऐसे फेंका, वही वापस आती है हमारे हाथ में, जबकि हम उतनी देर में अर्थ के साथ इधर चले जाते हैं। लेकिन बॉल फिर हमारे हाथ में कैसे आ जाते हैं? क्योंकि जब हमने बॉल को फेंका उस समय बॉल भी तो ऐसे जा रही है अर्थ के साथ। तो एक्चुअली हमने तो बॉल को सीधा फेंका, पर अर्थ के कारण बॉल ऐसे जाती है, हम भी ऐसे जाते हैं। और हमेशा बॉल हमारे हाथ में आती है। हमारी स्पीड, बॉल की स्पीड, हमारे आसपास सब चीज की स्पीड में किसकी स्पीड है? अर्थ की। दिस वी कॉल वन कंप्लीट इनर्शियल फ्रेम। एक इनर्शियल फ्रेम के अंदर न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल होते हैं और काइनेमेटिक्स के सारे इक्वेशन एप्लीकेबल होते हैं। इसलिए ये एप्लीकेशन इसमें लगेगा। अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से हमारे सारे इक्वेशन एप्लीकेबल होंगे, बिकॉज कंप्लीट फ्रेम इज हैविंग द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, आगे जाके जब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होने से क्या होता है इनर्शियल फ्रेम्स में, तब पढ़ेंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं। निकलिए।